हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स। तो चलिए हम लोग इस मज़ेदार और फनी पॉम को समझते हैं। इफ एवर you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, and you'll know it is the Asian lion. सबसे पहले दो वर्ड मैंने हाईलाइट किया है आपकी सुविधा के लिए। टॉनी का मतलब येलोइश ब्राउन कलर होता है जैसा कि लाइन का होता है, आप देख सकते हैं पिक में। और बीस्ट का मतलब डेंजरस एनिमल होता है। तो चलिए स्टैंजा के थ्रू ऑथर कहना क्या चाहते हैं हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि इफ बाय चांस, अगर बाय चांस संयोगवश, यू गो टू एनी फॉरेस्ट इन द ईस्ट, अगर मतलब ईस्ट डायरेक्शन यानी कि दुनिया के ईस्ट की तरफ, यानी कि ऑथर यहाँ पर बेसिकली एशिया को रिफर कर रहे हैं कि अगर आप ईस्ट की ओर कभी आप जाते हैं जंगल में संयोगवश, यू आर लाइकली टू मीट अ बिग एंड येलोइश ब्राउन एनिमल मूविंग टुवर्ड्स यू। तो हो सकता है कि एक बिग और येलोइश एनिमल मूव करते हुए आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे। You will notice that a large beast roars loudly at you and you feel that you are going to die। और आप देखेंगे कि वो जोर से रोरिंग करेगा आपको देखकर, और आपको लगेगा उसके रोरिंग को सुनकर लगता कि आप मर जाएंगे ड्यू टू फियर, डर के कारण। एंड देन यू विल कम टू नो दैट इट इज द एशियन लॉयन, और तब आपको पता चलेगा कि ये एशियन लॉयन है। मतलब जानवरों को पहचानने का बहुत फनी तरीका ऑथर ने यहाँ पे ढूंढ निकाला है। अब दूसरा स्टैंजा में देखिए ऑथर क्या करते हैं, वो टाइगर को पहचानने के बारे में हमें सिखाना चाहते हैं। कैसे पहचानेंगे टाइगर को, कैसे समझेंगे, वो बताना चाह रहे हैं। कहते हैं, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. The simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern। अब सबसे पहले हाईलाइटेड वर्ड को समझ लेते हैं। रोमिंग का मतलब वॉकिंग होता है, आप जानते हैं। नोबल का मतलब हाई बॉर्न रॉयल क्लैन, मतलब जो जो काफी ऊंचे वंश का हो। मतलब टाइगर को बोला जाता है रॉयल क्लैन का, यहाँ पे राजशाही वंश का। और डिसर्न का मतलब यहाँ पर रिकग्नाइज, मतलब आइडेंटिफाई करना, देखना, ये मीनिंग है। तो चलिए इस स्टैंजा के थ्रू ऑथर क्या बताना चाहते हैं। The poet says that it is quite possible that while roaming in the forest, you are greeted by a wild animal of royal clan। कह रहा है कि ये बिल्कुल संभावना है इसकी कि अगर आप जंगल में घूम रहे हो ईस्ट में, तो हो सकता है कि आपकी मुलाकात वहां पर एक रॉयल क्लैन के एक एनिमल से हो जिसका बॉडी इज कवर्ड विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो स्किन। मतलब जिसका स्किन येलो था, उस पर ब्लैक स्ट्रिप्स आपको देखने को मिल सकता है। The poet warns you, if you notice this animal and if he eats you, then this simple rule will teach you that it's a Bengal tiger। वो कहते हैं, हमें वार्न करते हैं कि ध्यान दीजिएगा, अगर ये जानवर आपको देख लेता है और आपको तुरंत खाने की कोशिश करता है, आपको खाने लगता है, तो आप ये सिंपल रूल याद रखिएगा कि ये और कोई नहीं, बंगाल टाइगर है। तो चलिए आप देखते हैं ऑथर हमें किस एनिमल को आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं। ये लग रहा है मुझे लेपर्ड है। तो चलिए देखते हैं। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, and as soon as has leapt on you, you will know it is the leopard। टी विल का मतलब it will है। Do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again। सबसे पहले हाईलाइटेड वर्ड्स का मीनिंग को समझते हैं, स्टैंजा आसानी से समझ में आएगा। स्ट्रॉलिंग का मतलब वॉकिंग कैजुअली, बस नॉर्मली वॉक करना। हाइड का मतलब यहाँ पे स्किन ऑफ एनिमल को बोला गया है। और पेपर्ड का मतलब मार्क विद डॉट्स। और लेफ्ट एक्चुअली यहाँ पे लीप्ट है, जिसको वहां पे लेफ्ट ऑथर ने किया है राइम कराने के लिए, इसको पोएटिक लाइसेंस कहते हैं। इसका मतलब होता है जंप। फोर्थ का मतलब फॉरवर्ड है, मतलब आगे। लेप एंड लेप का मतलब लीप है, मतलब जंप। यहाँ भी उसको राइम कराने के लिए ऑथर ने यूज किया है, स्पेलिंग को चेंज कर दिया है, इसको पोएटिक लाइसेंस बोलते हैं हम लोग। अब इस एक्सप्लेनेशन को समझते हैं, स्टैंजा को बहुत आसानी से और आसानी शब्दों में। द पोएट सेज दैट इफ यू आर कैजुअली वॉकिंग फॉरवर्ड इन अ जंगल, अब बोल रहा है कि अगर आप कैजुअली सिर्फ वॉक करते हुए जंगल में अगर आप बढ़ रहे हैं आगे, यू माइट एनकाउंटर एन एनिमल। एनकाउंटर का मतलब यहाँ पे मीट है, मिलना। तो हो सकता है आपको एक जानवर मिले विद स्पॉट्स ऑन हिज स्किन, जिसके स्किन पर स्पॉट्स, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इस एनिमल के स्किन पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहा है। अब आगे पोएट कहते हैं कि व्हेन दिस वाइल्ड बीस्ट विल जंप एट यू, अगर ये आप पे जंप करता है ये जंगली जानवर, यू विल अंडरस्टैंड, आपको समझ लेना चाहिए दैट इट इज अ लेपर्ड, ये एक लेपर्ड है, तेंदुआ है। एज ही विल कीप जंपिंग ऑन यू एंड विल टेयर यू अपार्ट, ये आप पे जंप करता ही चला जाएगा, आपको छोड़ेगा नहीं और चीर फाड़ कर आपको रख देगा। टेयर मतलब फाड़ देना।
मोर ओवर, इसके अलावा इट विल बी ऑफ नो यूज देन टू शाउट और क्राई विथ पेन, और उसके बाद आप कितना भी चिल्लाइए दर्द से, कितना भी रोइए, कोई फायदा नहीं है। ही विल कंटिन्यू पाउंसिंग ऑन यू, मतलब वो आप पे अटैक करता ही रहेगा, जंप करता ही रहेगा और आपको खाता ही रहेगा। सो यू शुड बी केयरफुल, इसलिए आपको केयरफुल होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों, हम लोग नए एनिमल के बारे में ऑथर बताना चाहते हैं, शायद ये बेयर है, भालू। ऑथर यहाँ पे कहना चाहते हैं व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, मतलब कभी आप अपने यार्ड में, यानी कि अपने घर के आंगन में या गार्डन में, जो जंगल के किनारे आपका घर है, अगर आप उसके आंगन में, अगर आप या गार्डन में पीछे आप घूम रहे हैं, तो अभी तभी आपको अचानक मिलेगा एक एनिमल। यू विल मीट अ क्रीचर, मतलब एनिमल देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको जोर से पकड़ लेता है, लगता है कि हग कर रहा हो बहुत टाइटली। बी श्योर इट्स अ बेयर, ऑथर कहते हैं तो समझ लेना कि ये बेयर ही है। If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. Caress का मतलब यहाँ पर है gentle touch। बोला कि अगर आपको डाउट होता है कि ये एनिमल कौन है, इसे कैसे पहचानूं, तो आपको जोर से एक बार और टाइटली उसको आपको हग करेगा, तो आप समझ लेना कि ये बेयर है। मीन्स द पोएट से दैट इफ यू आर वॉकिंग इन योर बैकयार्ड एंड मीट एन एनिमल दैट हग्स यू टाइटली, इट इज अ बेयर। Furthermore, इसके अलावा वो कहते हैं if you are still in doubt regarding the animal, the easiest way is that he will keep hugging and touching you very gently। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा आसानी से स्टैंजा। अब चलते हैं हम लोग अगले एनिमल्स के बारे में। ऑथर भी कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे दो एनिमल्स दिखाई दे रहा है, एक तो मुझे हाइना दिखाई दे रहा है और दूसरा क्रोकोडाइल। ऑथर यहाँ पे दोनों को एक साथ में बताना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइट non-plus the crocodile you always may tell from the hyena thus, hyena come with merry smiles but if they weep they are crocodiles। बहुत फनी लैंग्वेज में ऑथर ने यहाँ पे यूज किया है। डिस्टिंग्विश का मतलब डिफरेंशिएट करना होता है, और बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड, यानी कि शिकारी जो जानवर होता है उसको हम लोग बीस्ट ऑफ प्रे बोलते हैं। नॉविस का मतलब समवन न्यू टू अ जॉब, जो नव सीखवा है, जो मतलब ज्यादा कुछ नहीं जानता किसी चीज के बारे में। और नॉन प्लस का मतलब बी कंफ्यूज, यानी कंफ्यूज होना है, आश्चर्यचकित होना है, उलझन में पड़ जाना है, ये मीनिंग है यहाँ पर। चलिए इस स्टैंजा के मीनिंग को हम लोग समझते हैं बहुत अच्छी तरह से। द पोएट हियर हेल्प्स टू डिफरेंशिएट द क्रोकोडाइल फ्रॉम द हाइना। पोएट हमारी मदद करते हैं कि क्रोकोडाइल और हाइना को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। शी सेज दैट फॉर समवन हु इज न्यू टू द जॉब ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एनिमल्स, मतलब कोई नया आदमी है जो जानवरों को नहीं पहचानता है, अगर वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है तो इट विल बी लाइक अ पजल टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। तो ऐसा आदमी के लिए जानवरों को पहचानना काफी पजल जैसा काम है, मतलब काफी टेढ़ी खीर है जो आसानी से निकलती नहीं है। वो कहते हैं कि बहुत सारे जानवर जो होते हैं वो वाइल्ड होते हैं, एक दूसरे का हंट करते हैं, खाते हैं, तो इसे पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे आदमी को कैसे पता करना पड़ेगा कि भाई कौन हाइना है और कौन क्रोकोडाइल है। सो सी सेज दैट हाइनाज विल बी स्माइलिंग, तो हाइना को देखेंगे तो उसका फेस स्माइलिंग लगेगा, उसका मुंह खुला हुआ लगेगा, स्माइल कर रहा है बार बार। और जहां तक क्रोकोडाइल की बात है, इट इज ऑलवेज इन टेयर्स, और क्रोकोडाइल्स को हमेशा देखेंगे वो टेयर्स में, मतलब कहने का मतलब वो तो हमेशा पानी में रहता है, तो आंख से पानी से टपकता है तो लगता है कि वो टेयर्स में है। और हाइला का देखेंगे आप फेस में, देखेंगे कि आप ये जैसे मुंह खुला हुआ है, यहाँ पर जैसे देख रहे होंगे आप। अब हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा पे। यहाँ पर मुझे ढेर सारा केमेलियन, इसको हिंदी में गिरगिट बोलते हैं शायद, अलग अलग रंग में है, कैमोफ्लाज जिसको बोलते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने की ऑथर कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं द ट्रू केमेलियन इज स्मॉल and leisure sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on that tree, this means it is the chameleon you see. चलिए हम लोग इसको समझते हैं। The poet here says that a chameleon is a small garden lizard. बेसिकली chameleon क्या होता है कि स्मॉल गार्डन लिजर्ड होता है। इट डजंट हैव ईयर्स और विंग्स, ना इसके पास ईयर्स होते हैं ना विंग्स होते हैं। The poet further says, if you are unable to see a thing on the tree, अगर आप ट्री पर कुछ देखना चाह रहे हैं और आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, then chances are that a chameleon is sitting there, तो हो सकता है कि उस ट्री पे chameleon बैठा हो। तो क्वेश्चन है कि आप देख क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जैसा ट्री होता है, जैसा कलर सराउंडिंग्स का होता है, वो अपने आप को उसी कलर में ढाल लेता है, जैसा कि आप पिक्चर में आप देख रहे हैं। इसलिए कैमेलियन को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, वो जल्दी पकड़ में आता ही नहीं, क्योंकि अपना वो कलर ही चेंज कर लेता है, नेचुरल क्वालिटी है इसके पास ये। अब जल्दी से हम लोग बस 2 मिनट में हम लोग फिगर ऑफ स्पीच को समझ लेते हैं। राइम स्कीम, द राइम स्कीम ऑफ ऑल द स्टैंजा इज ABA BCC। आप देखेंगे पहला स्टैंजा, आपको जल्दी से लेके चलता हूं। आप देखेंगे पहला स्टैंजा है चांस, ए से शुरू करेंगे। दूसरे स्टैंजा का लास्ट वर्ड है ईस्ट, बी हो गया। फिर है एडवांस, एडवांस जो है चांस से मैच कर रहा है, राइम कर रहा है स्लो, ये भी ए हो गया, ABA।
और बीस्ट जो है ईस्ट से राइम कर रहा है, तो ईस्ट बी था इसलिए बीस्ट भी बी हो जाएगा। डाइन जो है सी हो गया क्योंकि वो ऊपर में 4 वर्ड में से किसी से भी राइम नहीं कर रहा है। तो फिर लाइन भी सी हो गया, दोनों राइम कर रहे हैं। सो हमारा राइम स्कीम जो बनेगा वो फाइनली बनेगा हमारा, जो यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया है ए बी सी सी। अब इन्वर्जन, इन्वर्जन एक फिगर ऑफ स्पीच है। व्हेन द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब इज रिवर्स्ड, इट इज इन्वर्जन। जब सब्जेक्ट और वर्ब का जो नॉर्मल ऑर्डर है अगर आप उसको इंटरचेंज कर देते हैं तो उसको हम लोग इन्वर्जन कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे इस सेंटेंस में, इफ देयर शुड टू यू एडवांस, उसमें आप देखेंगे यू जो सब्जेक्ट है वो बाद में आया है, शुड देखेंगे आप पहले आ गया है वर्ब। तो ऐसे इन्वर्जन को, ऐसे नॉर्मल ऑर्डर ऑफ चेंज जो होता है सब्जेक्ट और वर्ब का, उसको हम लोग इन्वर्जन कहते हैं। अब एजोनेंस मींस रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड। जब आप देखेंगे यू, शुड, टू, यू, इस सभी में मैंने यू को मैंने हाईलाइट कर दिया है, बोल्ड एकदम ब्लैक कर दिया है, तो आप देखेंगे ये टर्म एजोनेंस है, ओ साउंड रिपीट हो रहा है। एल्यूजन, रेफरेंस टू अ फेमस थिंग, प्लेस, स्पीसीज और एनिमल। मतलब किसी फेमस चीज का अगर आप रेफरेंस ले लेते हैं दूसरी जगह से उठाकर अपने वर्क में, तो उसे हम लोग एल्यूजन बोलते हैं। तो एशियन लॉयन बहुत ही फेमस टर्म है, एशिया का लॉयन बहुत ही फेमस है पूरी दुनिया में, अफ्रीका का और एशिया का। वो टर्म अगर आप यूज करते हैं तो दे आर कॉल्ड एल्यूजन। एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड यूजुअली इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। जैसे आप रोमिंग ग्राउंड में देखेंगे आर और आर जो है रिपीट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड, सो दिस इज एलिट्रेशन। अब हम लोग चलते हैं पोएटिक लाइसेंस पे। अब फ्रीडम गिवन टू पोएट्स टू चेंज द स्पेलिंग्स टू क्रिएट राइम और रिदम इन अ पोएम। मतलब पोएट्स को एक फ्रीडम दी गई है कि आप पोएम में राइम और रिदम को क्रिएट करने के लिए आप चाहे तो किसी का स्पेलिंग यूज चेंज कर सकते हैं। इसलिए पोएट ने लेफ्ट यूज किया है LEAPT लीप्ट की जगह, और LEP लेप यूज किया है LEAP लीप की जगह। सो ऐसे टर्म को हम लोग पोएटिक लाइसेंस बोलते हैं। कॉन्सोनेंट्स, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड नॉर्मली इन द मिडिल और लास्ट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। जैसे कि आप देखेंगे ही वल में, हील में एल जो है लास्ट को हाईलाइट किया है, ओनली में एल को किया है बीच में है, और एल में फर्स्ट पे है। सो ये तीनों टर्म मिलाकर जो हाईलाइट हो रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं, इसको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। कॉन्सोनेंट्स मिडिल, लास्ट और एंड भी कोई भी ले सकता है नॉर्मली। सो ये कॉन्सोनेंस है। और दोस्तों मैंने आपकी सुविधा के लिए इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी आप देखेंगे मैंने दे दिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पूरे वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक को पोस्ट कर दिया है, आप वहां पर जाकर भी इसका PDF फॉर्म देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय अमित श्रीवास्तव अच्छा लगता है, मेरी टीचिंग अच्छी लगती है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें और दोस्तों को भी रेकमेंड करें।